एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस की जो कि गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 238 पर। और उसी के साथ ये सेशन होने वाला है इंटेक्स क्वेश्चंस का एक लास्ट सेशन, यानी कि इस सेशन में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस अब हमारे चैप्टर में बचे हुए हैं उन सबको हम कर लेंगे सॉल्व। इसके बाद में हम जाएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे, जिसका आपको एक वन शॉट वीडियो मिलने वाला है। तो फटाफट से सेशन कर देते हैं स्टार्ट। दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई? नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। भाई हमारे घरों में जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उन सबको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम सेफ्टी मेजर्स यूज करते हैं। और हमसे किन्हीं 2 सेफ्टी मेजर्स के बारे में पूछा गया है। तो भाई हमारे घरों में यूज होने वाले मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई? 2 हैं। एक है इलेक्ट्रिक फ्यूज और दूसरा है अर्थिंग। फ्यूज तो सबके घर में होता ही होता है। हो सकता है कुछ लोगों के घर में अर्थिंग ना हो, अगर नहीं हो तो बिल्कुल करा लेनी चाहिए। क्यों करा लेनी चाहिए अभी हम समझते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्यूज का काम क्या होता है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है भाई? सॉकेट प्रेजेंट होते हैं। सॉकेट जिसमें कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो प्लग है वो फिट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? स्विचेस होते हैं। तो स्विचेस पढ़ने की तो हमें ज़रूरत है नहीं, हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है इन सॉकेट पे। सॉकेट में आप देखते हो आपको क्या देखने को मिलता है? होल्स देखने को मिलते हैं। आपको 3 टाइप के होल्स देखने को मिलते हैं और हर एक टाइप के होल के पास आता है क्या? एक टाइप का वायर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये वाला जो होल है इसके पास आता है कौन सा वायर? लाइव वायर। फिर इसके बाद में इसका जो पड़ोसी वाला होल है उसके पास कौन सा आएगा? उसके पास आएगा न्यूट्रल वायर। और फिर इसके बाद में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है होल, उसके पास क्या आने वाला है? उसके पास आने वाला है अर्थ वायर। क्या आएगा भाई? अर्थ वायर आएगा। भाई हमारे घरों के बाहर जो बिजली का खंभा लगा होता है, जो इलेक्ट्रिक पोल लगा होता है, उससे जो वायर निकल के आता है ना, वो यही दोनों वायर होते हैं। एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। तो हमारे घरों तक इलेक्ट्रिक पोल से 2 वायर आते हैं, एक होगा न्यूट्रल वायर और एक होगा हमारा लाइव वायर। अब हमारे घरों में तो इतने सारे क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रिक बोर्ड्स लगे होते हैं, अलग अलग सॉकेट लगे होते हैं। कई बार तो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में 2 से 3 सॉकेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, उस एक लाइव और न्यूट्रल वायर के कई सारे जो है ना ब्रांचेस निकाले जाते हैं और हर एक ब्रांच को जो है सॉकेट में डाल दिया जाता है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घरों में 2 वायर आते हैं, एक हो गया कौन सा? लाइव और एक हो गया न्यूट्रल। और जहां जहां अपने घरों में आपने सॉकेट लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स लगा रखे हैं, इन दोनों वायर की ब्रांचेस वहां पे चली जाती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? लाइव वायर का काम क्या होता है भाई? लाइव वायर का काम होता है सॉकेट के अंदर करंट डालना। और न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है? सॉकेट के बाहर करंट को लेकर के आना। अब आप बोलोगे कि मैम सॉकेट के अंदर तो हमें करंट चाहिए ही है ना, तभी तो हम सॉकेट में जब प्लग इन करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ना चलेगा। तो ये न्यूट्रल वायर तो गलत काम कर रहा है। इसे सॉकेट के बाहर करंट लेके नहीं आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर सॉकेट के बाहर न्यूट्रल वायर करंट लेकर के नहीं आएगा तो सर्किट पूरा होगा ही नहीं। कैसे? मैंने आपको समझाया था कि सपोज यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बल्ब लिया है, बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक बैटरी के साथ। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्विच भी लगा देते हैं। तो ये लो, यहाँ पे मैंने एक स्विच भी लगा दिया और इस स्विच को मैंने क्या कर दिया? ऑन भी कर दिया। तो टेक्निकली मेरे बल्ब को ग्लो करना चाहिए था। क्यों? ग्लो करवाने के लिए मैंने बैटरी लगा तो दी थी, लेकिन फिर भी मेरा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने वायर लगाया था, तो ये वायर क्या कर रहा है? बल्ब के अंदर करंट लेकर के जा रहा है। लेकिन जो दूसरा वायर होना चाहिए
जो कि करंट को बल्ब से बाहर लेकर के आएगा और कहां लेकर के आएगा भाई, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक लेकर के आएगा, वो वायर तो था ही नहीं, इसलिए सर्किट हमारा कंप्लीट हो ही नहीं पाया और इसीलिए बल्ब नहीं ग्लो कर रहा था। तो हमने क्या किया, अब हमने जो है ना दूसरा तार लगा दिया, बल्ब से कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये दूसरा तार क्या करेगा, बल्ब के बाहर करंट लेकर के आएगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर ला करके छोड़ देगा। तो अब क्या हो गया भाई, अब हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। तो अब क्या होगा, अब हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो अब अगर आपको ये दूसरे वाले तार की वैल्यू समझ में आई है सर्किट में, तो न्यूट्रल वायर की भी वैल्यू समझ में आ गई होगी कि अगर लाइव वायर जरूरी है करंट को अंदर भेजने के लिए, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर भी जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रल वायर क्या करता है, करंट को बाहर लेकर के आता है सॉकेट से। ठीक है, अब क्या करा आपने, सपोज आपके पास क्या है, एक माइक्रोवेव है, उस माइक्रोवेव के पास क्या था, एक प्लग था, वो प्लग आपने कहाँ फिट कर दिया, इस पर्टिकुलर सॉकेट में फिट कर दिया। अब क्या होगा, माइक्रोवेव का जो मोटा सा तार होता है, उस मोटे से तार के अंदर क्या जाएगा, मोटे से तार के अंदर जाएगा एक लाइव वायर और दूसरा क्या जाएगा, दूसरा जाएगा एक हमारा न्यूट्रल वायर। क्या बोला मैंने भाई, हमारे पास एक माइक्रोवेव था, उस माइक्रोवेव का मोटा सा तार था, तार के एंड में एक प्लग था, प्लग को हमने सॉकेट के साथ क्या कर दिया, प्लग इन कर दिया। अब उस तार के अंदर एक लाइव वायर होगा और एक हम बोलते हैं कि न्यूट्रल वायर होगा। अब हो सकता है कि किसी वजह से जो लाइव वायर है उसके ऊपर जो इंसुलेशन की जो कोटिंग होती है वो क्या हो गई, टूट गई या खराब हो गई या मेल्ट हो गई। तो क्या होगा, अब ये जो लाइव वायर है ये हमारे माइक्रोवेव के सरफेस पे जाकर के क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। लाइव वायर क्या करता है, लाइव वायर हम बोलते हैं कि करंट अंदर लेकर के जाएगा, और न्यूट्रल वायर क्या करता है भाई, न्यूट्रल वायर करंट जो होता है उसको बाहर लेकर के जाता है। लाइव वायर में तो हमेशा करंट होना ही होना है, चाहे आप स्विच ऑन रखो या ऑफ करो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही आपने माइक्रोवेव का प्लग इन किया, इस लाइव वायर का जो कोटिंग था ऊपर से वो क्या हो गया, किसी तरह से हम बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब ये लाइव वायर जो है, माइक्रोवेव का जो मेटल सरफेस है, माइक्रोवेव किसका बना होता है, पूरा मेटल का ही बना होता है। तो अब ये जो लाइव वायर है ये माइक्रोवेव के मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, एक्सपोज हो गया, यानी कि पूरे सरफेस पे, मेटल के पूरे सरफेस पे करंट आ जाने वाला है, क्योंकि मेटल क्या होता है भाई, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इंसुलेशन कोटिंग हटी लाइव वायर की, एक्सपोज हो गया लाइव वायर माइक्रोवेव के मेटल सरफेस पे, पूरे मेटल सरफेस पे क्या होने वाला है, करंट फैल जाने वाला है। तो इस केस में अगर आपने गलती से भी माइक्रोवेव को छू लिया ना, भले स्विच ऑफ क्यों ना हो, तो भी आपके लिए काफी शॉकिंग एक्सपीरियंस होगा। क्यों होगा शॉकिंग एक्सपीरियंस भाई, क्योंकि करंट लग जाने वाला है, शॉक लग जाने वाला है। तो ये ऐसा एक्सीडेंट ना हो इसके लिए क्या किया जाता है भाई, माइक्रोवेव में फिट कर दी जाती है क्या, एक प्लेट। इस प्लेट में क्या होता है कि जितना भी करंट इस एक्सपोज्ड लाइव वायर ने माइक्रोवेव को दिया है ना, ये मेटल प्लेट क्या कर लेती है, पूरा करंट अपने पास खींच लेती है। और इस मेटल प्लेट से अटैच होता है एक और वायर। ठीक है, एक और वायर जिसे हम क्या कहते हैं भाई, अर्थ वायर कहते हैं। अब जैसा नाम है वैसे ही काम है। ये कहाँ जाएगा, ये जाने वाला है अर्थ के अंदर। ये कहाँ जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगा। लाइव वायर ने करंट दिया माइक्रोवेव के मेटल सरफेस को, वहां पे लगी हुई थी माइक्रोवेव के पास क्या, एक मेटल की प्लेट। इस मेटल प्लेट ने क्या किया, जितना भी करंट फैला है ना उसको समेट लिया अपने पास, और फिर ये कनेक्टेड था किसके साथ, एक ब्लू कलर के वायर के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर कहते हैं। ये अर्थ वायर कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा घर के बाहर ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के अंदर ले जाकर के उस एक्स्ट्रा करंट को फैला देगा। और फॉर्चुनेटली हमारी अर्थ इतनी बड़ी होती है कि थोड़ा बहुत चार्जेस, थोड़ा बहुत करंट अगर आपने उसको दे भी दिया ना तो कोई असर नहीं होने वाला है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। कि अगर लाइव वायर के एक्सपोज होने के कारण मेटल सरफेस पे करंट फैल भी रहा है तो शॉक हमको ना लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, जितना भी फैला हुआ करंट है ना उसको तीसरे वायर की हेल्प से
बाहर कर देते हैं, अर्थ के अंदर डाल देते हैं, तो जिसकी हेल्प से हमें इस माइक्रोवेव को छूने पे करंट नहीं लगने वाला। तो देखो ये जो अर्थिंग का जो कंसेप्ट है ये है ना इम्पॉर्टेंट, जिसके घर में नहीं भी होता है तो उसे बिल्कुल अर्थिंग करवा लेनी चाहिए। अर्थिंग की प्रोसेस करती क्या है, बेसिकली ये जो करंट का लीकेज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो उस लीक्ड करंट को कहाँ छोड़ के आता है, ग्राउंड के अंदर छोड़ के आता है, जिसके कारण हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर छू भी लें तो शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, पहला सेफ्टी मेजर। दूसरा सेफ्टी मेजर क्या था अपना, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज नाम का छोटा होता है, दिखने का भी छोटा होता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। क्या काम होता है भाई, ये जो लाइव वायर मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर तक 2 वायर आते हैं, एक होता है लाइव और एक होता है कौन सा, न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर में तो हमेशा ही करंट रहने वाला है। ठीक है, तो लाइव वायर जैसे ही हमारे घर के अंदर घुसता है ना, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं इसको पूरा रब करके बता देती हूँ। सपोज ये क्या आ रहा है, लाइव वायर आ रहा है, लाइव वायर को मैं रेड कलर से बता देती हूँ। ये रहा क्या अपना लाइव वायर, घर के अंदर आ रहा है, और ये रहा क्या, न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब बेसिकली जो हमारा लाइव वायर है उसके आगे मैं लगा दूंगी एक छोटा सा डब्बा, जिसे मैं क्या बोलूंगी, फ्यूज बोलूंगी, और मैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये फ्यूज करता क्या है, सपोज हमारा जो लाइव वायर है उसमें हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 15 एम्पियर, मैक्सिमम हम बोलते हैं कि 15 एम्पियर तक का करंट जो है ना फ्लो कर सकता है। भाई ये बात हमें पता है कि वायर जो है अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, लेकिन हर वायर की एक कैपेसिटी भी तो होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप इस लाइव वायर से 5 से लेकर के 1000 एम्पियर तक का करंट जो है ना फ्लो करा सकते हो। हर वायर की एक कैपेसिटी होती है करंट को फ्लो कराने की। तो हमारे पास ये जो लाइव वायर है, सपोज 15 एम्पियर तक का करंट क्या कर सकता है, अपने थ्रू फ्लो करा सकता है। अब आपने क्या किया, आपके आगे घरों में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं, हो सकता है कि उनने 15 से ज्यादा, हो सकता है कि 25 एम्पियर करंट की डिमांड कर दी। इस 25 एम्पियर की करंट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, ज्यादा करंट इस वायर के थ्रू फ्लो होने लगेगा। भाई वायर का काम क्या है, करंट को फ्लो कराना। माना उसकी कैपेसिटी कितनी है, 15 एम्पियर है, लेकिन अगर आपकी किसी आगे जाकर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने 25 एम्पियर के करंट की डिमांड कर दी, तो ऐसा थोड़ी कि लाइव वायर मना करके बैठ जाएगा कि नहीं भैया हम तो केवल 15 ही दे सकते हैं। वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि 25 एम्पियर तक का करंट क्या हो जाए, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा करंट जो है हमारे इस लाइव वायर से फ्लो होने लगेगा। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ी थी। तो जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तार के अंदर, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन की कोटिंग होती है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही मेल्ट होगी, अंदर का जो कॉपर वायर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो आग लगने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, वायर में हो सकता है कि आग लग जाए। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि लाइव वायर एक्सपोज हुआ, वो जाकर के चिपक गया किसके साथ, न्यूट्रल वायर के साथ। तो वो जो सिचुएशन है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए कि लाइव वायर का इंसुलेशन जो है वो मेल्ट हो जाए, हीट बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, आग लग जाए। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, लाइव वायर, जैसे लाइव वायर हमारे घर में घुसता है हम क्या लगा देते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं। ये फ्यूज क्या करता है, जैसे ही करंट वायर की कैपेसिटी से ज्यादा फ्लो होता है, ये क्या करेगा, फ्यूज वायर, ये हम बोलते हैं कि टूट जाएगा कुछ इस तरीके से। बेसिकली ये फ्यूज वायर करता क्या है, पीछे वाले लाइव वायर को आगे वाले लाइव वायर से जोड़ता है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही अगर करंट लाइव वायर की कैपेसिटी से ज्यादा हुआ तो ये क्या होगा, ये बीच में ही मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करने के कारण क्या होगा, आगे और पीछे वाले लाइव वायर का जो कनेक्शन है ना वो टूट जाएगा। तो अब अगर ज्यादा करंट भी फ्लो हो रहा है पीछे वाले लाइव वायर में, तो भी आगे वाले लाइव वायर तक करंट नहीं जाएगा
और आग लगने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस फ्यूज़ को आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि आजकल फ्यूज़ जो है उसको रिप्लेस कर दिया है किसने, एमसीबी ने। फ्यूज़ के उसमें क्या होता है ना कि थोड़ी सी झंझट होती है। एक्चुअली जो फ्यूज़ है उसके अंदर जो वायर होता है, जैसी लाइव वायर का करंट जो है ज़्यादा हुआ, कैपेसिटी से बाहर हुआ, वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है मेल्ट? क्योंकि फ्यूज़ वायर जो होता है उसकी दो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक क्या होता है, एक तो हम बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब क्या, कि ये ज़्यादा करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा करंट को फ्लो नहीं होने देगा, और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, काफ़ी कम है। तो जैसे ही थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही एक बार ये मेल्ट हुआ तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना पड़ता है ना कि दोबारा से इस फ्यूज़ वायर को चेंज करना पड़ता है। और ये फ्यूज़ वायर किसका बना होता है, अलॉय का बना होता है, ठीक है। तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, इस फ्यूज़ वायर को चेंज करना पड़ता है। जैसे ही वो मेल्ट हुआ तो फिर से जाकर के फ्यूज़ वायर को चेंज करना पड़ेगा। तो इस झंझट से बचने के लिए अब क्या आ गई है, एमसीबी आ गई है। एमसीबी क्या होती है कि ट्रिप हो जाती है, गिर जाती है। अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है लाइव वायर में तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, गिर जाएगी, जिसके कारण आगे और पीछे वाले लाइव वायर का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। तो आपको क्या करना क्या रहेगा, अगर कभी ज़्यादा करंट हो रहा है फ्लो, एमसीबी ट्रिप हो गई है, तो बस उसको जाकर के ऊपर उठा देना रहता है। फ्यूज़ में तो आपको तार बदलना पड़ेगा, लेकिन एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ट्रिप हो गई तो वापस जाकर के उसे उठा दो, ठीक है। तो फ्यूज़ भी हमने समझा था और एमसीबी भी हमने देखा था कि अब एक बेटर ऑल्टरनेटिव है फ्यूज़ का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से डोमेस्टिक जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, सर्किट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी तरह के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं। दो मोस्ट कॉमनली सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हैं, एक हो गया अर्थिंग और दूसरा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मैंने आपको समझा दिया, अर्थिंग मैंने आपको समझा दी। और ऐसा नहीं है कि कई बार तो ऐसा होता है कि पीछे कहीं जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पोल पे कहीं जो है ना वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट भी ज़्यादा हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है ना आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही जो है ना ज़्यादा करंट की डिमांड करें। ऐसा कभी होता है कि जो बिजली का जो खंभा होता है वहीं पे पोटेंशियल जो है ना वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है। वोल्टेज अगर बढ़ गया तो इस लाइव वायर में ज़्यादा करंट आ जाएगा। तो पीछे हो सकता है कहीं फॉल्ट हो रहा हो, लेकिन आपके घर में आग लग सकती है उस फॉल्ट के कारण। तो इसीलिए भी फ्यूज़ क्या करता है, उस फॉल्टी करंट को आगे नहीं जाने देता, ठीक है। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा ये वही है, देखो एक तो आपको अर्थिंग का डायग्राम दिख रहा है, ये रहा फ्यूज़। अब फ्यूज़ को किसने रिप्लेस कर दिया है, एमसीबी ने। तो बस क्या होता है, ये एमसीबी गिर जाती है, आपको बस इसे उठाना रहता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एन इलेक्ट्रिक अवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट that has a current rating of 5 ampere, what result do you expect। यानी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसमें जो इलेक्ट्रिक सॉकेट लगा हुआ है उसमें करंट कितना है भाई, करंट है 5 एम्पियर और वोल्टेज सप्लाई कितनी हो रही है 220 वोल्ट की। ये तो नॉर्मली हम सभी के घर में वोल्टेज आता है। अब इस सॉकेट में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक अवन लगाना है। इस इलेक्ट्रिक अवन की पावर कितनी है, 2 किलो वाट की है। तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे भाई, भाई हमें अवन की क्या दी गई है, पावर दी गई है, ठीक है। और पावर का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि P इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, V इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को कितनी दी गई है, 2 किलो वाट दी गई है ना। तो सबसे पहले आप इसे कैसे लिख सकते हो, किलो को हटा दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2000 वाट आने वाला है। पावर कितनी हो गई हमारे पर्टिकुलर अवन की, ये हो गई 2000 वाट। वोल्टेज सप्लाई कितनी आ रही है सॉकेट में, 220 वोल्ट आ रही है। तो ये करंट कितनी डिमांड करेगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, आई निकालना है तो क्या करेंगे, P बाय V कर देंगे। P कितना आया, 2000 आया और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है अपना 220। सॉल्व कर लो,
ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से कैंसिल आउट 100 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 1 आया, कितना 100 डिवाइडेड बाय 11। इसको भी सॉल्व कर दो फर्दर, कितना आ जाएगा 11 9 99 डेसिमल, यहाँ पे 0 लगा दो, एक और 0 लगा करके यहाँ 0 लगा दो, फिर से क्या आ जाएगा 11 9 99, नीचे आया 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आया है अपना, करंट कितना डिमांड करेगा हमारा इलेक्ट्रिक ओवन 9.09 एम्पियर। जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट था, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड था, उसमें वोल्टेज सप्लाई कितनी जा रही थी, 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही थी, और करंट की लिमिट कितनी थी वहाँ पे 5 एम्पियर तक की, यानी कि उस सर्किट में, उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है। लेकिन हमने देखा कि हमें जो इलेक्ट्रिक ओवन यूज करना है वो तो 9.90 एम्पियर करंट की डिमांड कर रहा है, यानी कि ज्यादा करंट की डिमांड कर रहा है। इसका मतलब क्या होने वाला है भाई, हेंस द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक ओवन इज 9.90 एम्पियर विच एक्सीड्स द सेफ लिमिट ऑफ द सर्किट। सर्किट में 5 एम्पियर तक का करंट सेफली फ्लो कर सकता था, लेकिन आपका जो ओवन है वो तो ज्यादा की डिमांड कर रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक फ्यूज एलिमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। तो एक फ्यूज लगाना पड़ेगा ताकि अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो सर्किट को वहां पे वो ब्रेक कर सके और आग ना लगे, ना आपका ओवन खराब हो, ना आपके घरों की जो वायरिंग है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, वो खराब हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कहने को तो यहाँ पे कैलकुलेशन थी, लेकिन पूछा क्या गया था, पूछा हमसे कुछ और ही गया था। हमसे पूछा गया था कि भाई इलेक्ट्रिक बोर्ड है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का जो करंट है वो इस पर्टिकुलर सर्किट में इजीली फ्लो कर सकता है। ओवन लगाना है उसमें आपको, जिसकी पावर है कितनी 2 किलोवाट की, यानी कि ये 2 किलोवाट पावर का जो ओवन है वो कितना करंट डिमांड करेगा, 9.09 एम्पियर करंट डिमांड करेगा, यानी कि जो सेफ्टी लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगा। इसलिए फ्यूज लगाना पड़ेगा ताकि अगर ज़्यादा करंट के बहने से टेम्परेचर इंक्रीज हो, हीट प्रोड्यूस हो, आग ना लगे, सर्किट वहीं पे ब्रेक हो जाए, करंट का फ्लो वहीं पे रुक जाए। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको हुआ होगा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। What precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit? भाई ओवरलोडिंग टॉपिक मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा क्या हो रही है भाई, तो करंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, करंट ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि सपोज आपके घर में जो है ना, एक क्या है इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उस एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में 2 सॉकेट लगे हुए हैं। अब आपको भी अपना फोन चार्ज करना है, आपके भाई को भी फोन चार्ज करना है, आपके पापा को भी लैपटॉप चलाना है, और आपकी मम्मा को भी क्या करना है, मिक्सर चलाना है। तो सबके सब कहाँ आ जाएंगे, इसी इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास आ जाएंगे कि तुम हटाओ, हमें अपना लैपटॉप चार्ज करना है। मम्मा बोलेंगी तुम अपना फोन हटाओ, हमें अपना मिक्सर चलाना है। तो क्या होगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप लेके आ जाओगे क्या, एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है भाई, बेसिकली एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिसमें कई सारे लाइन से क्या लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं, ठीक है। और इस एक्सटेंशन में क्या होता है, एक ही लाइव वायर जाएगा और इस लाइव वायर की क्या निकल आएंगे, ब्रांचेस निकल आएंगे और हर एक सॉकेट में वो फैल जाएगा। तो लाइव वायर कितना है, एक ही है, और डिफरेंट जो आपने सॉकेट्स लगाए हुए हैं एक्सटेंशन में, हर एक सॉकेट के पास लाइव वायर का कनेक्शन होना चाहिए। तो इस मेन लाइव वायर की ही क्या हो जाएगी, ब्रांचेस निकल आएंगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपने इन सभी सॉकेट्स के साथ कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है ना कनेक्ट कर दिया। लाइव वायर की कैपेसिटी कितनी थी, लाइव वायर की कैपेसिटी हम बोलते हैं कि 20 एम्पियर्स के करंट को फ्लो कराने की थी। लेकिन आपने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा दिए एक साथ कि सबने मिलके टोटल करंट की डिमांड कितनी कर दी, 50 एम्पियर की कर दी। लाइव वायर में मैक्सिमम 20 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो सकता था, लेकिन आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने मिलके 50 एम्पियर तक के करंट की डिमांड कर दी। अब क्या होगा, क्या लाइव वायर गुस्सा होकर के बैठ जाएगा कि नहीं भैया हमारी कैपेसिटी के बाहर है, हम फ्लो नहीं करवा सकते, हम तो 20 ही करवाएंगे? ऐसा नहीं होगा। बेचारा लाइव वायर क्या करेगा, उस 50 एम्पियर की करंट की
जो डिमांड आई है ना उसको भी वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस लाइव वायर में 50 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। जैसे ही फ्लो होगा, बेचारा लाइव वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है प्लास्टिक की इंसुलेशन, वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाएगी तो जो लाइव वायर के अंदर के जो वायर होते हैं कॉपर वायर, वो एक्सपोज हो जाएंगे। हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैपेसिटी के बाहर अगर करंट फ्लो होगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ गई तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, इंसुलेशन जो है कवरिंग वो मेल्ट हो जाएगी और लाइव वायर एक्सपोज हो जाएगा। तो आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। तो हम सवाल क्या है यहाँ पे कि ओवरलोडिंग ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो यही है भाई कि एक ही सिंगल इलेक्ट्रिक बोर्ड पे कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ना लगाइए। इस तरह के एक्सटेंशन को भी यूज करने का ज्यादा मतलब बनता नहीं है। अगर एक्सटेंशन यूज करना ही है ना तो कोशिश करिए कि लाइट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही जो है ना आप लगाएं, हैवी वाले नहीं। और एक साथ घर के जितने भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको स्विच ऑन ना करें। यानी कि अगर आपके घर में 4 कमरे हैं, चारों में एसी लगा हुआ है तो चारों के एसी एक साथ ऑन मत करिए, ठीक है ना। पता चले कि चारों कमरों के आपने एसी भी ऑन करके रखे हुए हैं, एक रूम में वॉशिंग मशीन भी चल रही है, एक रूम में जो है ना रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, सब जगह जो है लाइव वायर के ऊपर बहुत पड़ रहा है लोड। तो जितना लोड पड़ेगा टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, मेल्टिंग ज़्यादा हो जाएगी लाइव वायर की कोटिंग की और लाइव वायर के अंदर जो कॉपर वायर्स होते हैं वो हो जाएंगे एक्सपोज, आग लग जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में फॉल्टी अप्लायंसेस जो होते हैं उनको ना यूज़ किया जाए। बेटर यही होता है कि पहले आप उनको रिपेयर कराओ और इसके बाद में यूज़ करो। और फ्यूज़ तो लगाना ही पड़ेगा भाई सर्किट में, फ्यूज़ तो जितने होना उतनी अच्छी बात होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। कुछ फॉलोइंग हम बोल सकते हैं कि प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम फॉलो करके ओवरलोडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ये था इस सेशन का लास्ट सवाल और इसी के साथ हमने हमारे चैप्टर में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस है ना उन सबको कर लिया है सॉल्व। अब बारी आती है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, तो उसका मिलेगा आपको 1 शॉट वीडियो, थोड़ा सा वेट कर लेना उसके लिए, ठीक है। तब तक जितने भी हमने इंटेक्स क्वेश्चन पढ़े हैं उन सबको आप कर लेना रिवाइज। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।